गुड आफ्टरनून। बैठिए बैठे सब। हेलो। क्या था अपना डिस्कशन? शीट में से डिस्कशन था, तो शीट निकाल लीजिए, है ना। तो शीट में एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, B2। B2 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बताए थे। तो एक चार्ज है Q और एक है -16Q। एक तो Q है और एक -16Q है। इसका तो अपन ने ग्राफ बना रखा है ना, इस तरह का। तो ये पूछा है कि इस में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो हम ये जानते हैं कि इन दोनों के बीच में तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन में होगा, ऐड हो जाएगा। तो छोटे चार्ज के पास में ही हो सकता है। यहाँ पर, यहाँ से x डिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ से जो इनके बीच का डिस्टेंस है L + x। तो अब इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा उल्टा होगा, E1 इधर होगा इसकी वजह से, और उसकी वजह से उधर होगा। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होता है, नेगेटिव चार्ज का उसकी तरफ होता है, दोनों का वैल्यू मिला के 0 होता है। तो कुछ ऐसा होता है, K4Q अपॉन L + x का स्क्वायर। 4 नहीं, 16Q। तो इधर लेके चले गए L + x अपॉन x, 16 का √4 हो गया। तो L + x = 4x, तो L = 3x, L/3। कुछ गलत क्वेश्चन बता दिया? ओके ओके। ओहो, B3 नहीं पूछा था, मतलब B2 पूछा था। तो B2 बता देता हूँ। अरे, ये लो B3, B2 देख लो, B2 भी देख लो। 3 बता दे तो 2 की क्या जरूरत है ना। अभी इसमें क्या है कि ऐसा प्लेट दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट शीट की तरह हो गया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है। ठीक है, दो इनफाइनाइट शीट है पैरेलल, उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो बाहर आएगा। क्या इसको एकदम बीचों बीच में से रिलीज किया है? ठीक है, तो ये तो सवाल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, कि एक हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो कहां जाके गिरता है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने V0 वेलोसिटी दिया, तो इस पे फोर्स लग गया E × E, तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो L डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लग जाएगा, L/V0। इधर की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और इधर का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, E/m। तो उसको इधर से उधर तक जाने में जो टाइम लगेगा, D/2 ½ AT²। ऐसा हो जाएगा। अब हमसे तो यहाँ पर ये पूछा है कि निकलते वक्त ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इधर वाली वेलोसिटी तो V0 है, तो इधर वाली वेलोसिटी E/E/m×t हो जाएगा। V = U + AT, Vy = Uy + Ay × t।
है ना। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ए एक्स 0 है, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। ठीक है, हो गया सवाल। और कोई सवाल? क्वेश्चन B6 पूछना चाहते हैं। एक होलो स्फीयर जिस पे टोटल चार्ज क्यू है, छोटा सा हिस्सा उसमें से कट कर दिया गया, तो बचे हुए हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। यही ना। B6। ये जो स्फीयर है हमारा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह 0 होता है, हर कोई जानता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब अगर अपन इसमें एक टुकड़ा अलग कर लें, इसका एक टुकड़ा अलग कर लें यूं, और एक ये ऐसा यूं कर लें, ये वाला टुकड़ा जो है अलग इधर दिखा दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 0 है। तो जितना इसका इस तरफ होगा दोनों का बराबर, और इस छोटे से एरिया को डी ए कह दिया, ये बचा हुआ ए माइनस डी ए। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ हो गया, ई ऑफ ए माइनस डी ए, और ई डी ए इधर हो गया, दोनों बराबर होंगे। इस छोटे से हिस्से का और इस बड़े हिस्से का बराबर बराबर का होगा, तभी 0 आ जाएगा। अब छोटे हिस्से का चार्ज डी क्यू मान लिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें अपन को सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखना है ना। ये टोटल चार्ज क्यू है। आंसर किस फॉर्मेट में है? हाँ, तो डी क्यू की वैल्यू टोटल क्यू अपॉन एरिया 4 पाई r² इंटू डी ए, यहाँ रख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई r² डी ए। ठीक है, हो गया ये। B7 का सेकंड, तो B7 का सेकंड देखते हैं। ये वाला था। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे 2 के लैम्डा बाय आर परपेंडिकुलर, और इसका इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसकी तरफ 2 के लैम्डा बाय आर परपेंडिकुलर नेगेटिव है ना ये, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ। अब थीटा वीटा नहीं ढूंढ पा रहे, बस इतनी सी बात है, और कोई बात ही नहीं। तो ये टोटल एंगल थीटा दिया हुआ है ना, तो ये वाला एंगल θ/2 हो गया, ये वाला एंगल θ/2 हो गया, है ना। यही कह रहे हैं ना। थीटा डायग्राम में नीचे दे तो रखा है। डिस्टेंस के बारे में क्या लिखा हुआ? एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा, ओके। ये डिस्टेंस एक्स है ना ये, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर एक्स साइन θ/2। ठीक है, ये भी एक्स साइन θ/2।
ये 90, ये थीटा बाई 2, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 होगा, तो ये भी थीटा बाई 2 होगा। क्या बोलते हैं? देखते हैं, बोल रहे हैं अभी। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 है ना, ठीक है। ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये सामने वाला 90 माइनस थीटा बाई 2, क्या कहते हो? तो ये क्या हो गया? थीटा बाई 2, यही तो कह रहे थे। टोटल मिला के 2e cos थीटा बाई 2 और 2 के लेमडा बाय एक्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कॉट थीटा बाई 2 आ रहा है? आ रहा है, ठीक है ना, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। और बताइए, अब पार्ट 2 में चलें। पार्ट 2 सेक्शन बी, बी 10 11, बी 10, देखते हैं ये बी 10 क्या है। बी 10 तो आज हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और बी 11 की बात करते हैं हम, बी 11 देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट का बी 11, एक छोटी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप जिसपे क्यू चार्ज है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस किया गया। तो ये ऑयल की ड्रॉप है, क्यू चार्ज है, तो इस पे एम जी और इस पे लग गया क्यू ई, बैलेंस कर दो, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, ऐसा बोल रहे हैं, बोल रहे तो हमने कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा है। अच्छा, ये टर्मिनल वेलोसिटी से भी जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया और ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो क्यू का वैल्यू कितना है? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे तो नीचे की तरफ लगेगा एम जी और इस पे विस्कस फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर, और इसका v कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो अब इसके ऊपर एक बायंसी फोर्स भी लगाएं। अब बायंसी एयर का तो क्या करें, नेग्लेक्ट कर दें? एयर का बायंसी तो क्या लगाएं, यही लगा देते हैं बस। ऑयल ड्रॉप पे हवा की डेंसिटी थोड़ी दिया क्वेश्चन, एयर का नहीं दिया ना, ठीक है, फिर ऑयल का ही दिया। विस्कोसिटी दे रखा है तो वो तो हमें काम आ रहा है यहाँ पर। तो हमारी एक इक्वेशन हो गई ये वाली, एक हो गया 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू एम जी, है ना, और एम जी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब मुझे लगता है सॉल्व कर लोगे आप, है ना, ये घुमा फिरा के इधर उधर रखना है। और कुछ? B5 का ऑप्शन ए, फ्लैट सर्कुलर फिक्स्ड डिस्क, charge q uniformly distributed, a charge q is thrown with kinetic energy k towards a disk. If charge q may hit the disk at center, हो सकता है कि चार्ज q उसके सेंटर से टकरा जाए,
तो तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? क्यों सही है ये कह रहे हो क्यों सही है? क्योंकि ये जो डिस्क होती है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसलिए ऐसा। ठीक है, समझ गए क्या? ये चार्ज इसको हिट कर जाएगा यहां पर, क्योंकि ग्राफ ऐसा है। क्या समझे? क्या समझ में आया ग्राफ से? अरे ग्राफ ऐसा होता तो उसका यूज करके दिखाया ना मैंने, कि ग्राफ देख के मैं समझ गया हूं कि ये चार्ज टकरा जाएगा। आप लोग समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, इसके अंदर ई की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है। पॉइंट चार्ज का जो ग्राफ होता है वो यूं होता है, जितना पास जाओगे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। ये तो फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट वैल्यू का तो कोई विरोध कर ही सकता है ना। एक्सेलरेशन फाइनाइट टाइप का ही होगा, ज्यादा वेलोसिटी होगी तो चल के टकरा जाएगा। फोर्स इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए इसको टच किया जा सकता है। तो ये ग्राफ यहीं से शुरू हो रहा है, ऐसे नहीं शुरू हो रहा है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास नहीं जा सकता है, इसको फिक्स करके इसकी तरफ भेजेंगे तो ये चार्ज कहीं ना कहीं जाके रुक के लौट आएगा। ये उसको टच नहीं कर सकता है, पर एक डिस्क को टच कर सकता है, क्योंकि डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट वैल्यू रखता है। ठीक है, तो ये ग्राफ से समझने की बात थी। और कोई बात? पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 में आ जाए। 3 के अंदर भी कोई सेक्शन बी है क्या? कितने सवाल है उसमें? 4 सवाल है, चारों हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लीजिए। और क्या था भाई? और कुछ नहीं था? पढ़ाई करना है? ठीक है, पढ़ लेते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे हम? सॉलिड स्फेयर का फॉर्मूला लिखा था। अच्छा, पिछली क्लास में हमने ये फाइनली डिस्कस किया था कि ये जो शेल होता है यूनिफॉर्मली चार्ज, उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और बाहर क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर आर के। एक स्फेरिकल शेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज होती है, उसके भीतर सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और उसके बाहर उतना ही होता है जितना किसी पॉइंट चार्ज का होता है। ये जो सॉलिड स्फेयर होता है, उसके अंदर किसी पॉइंट पर के क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर आर के,
इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेडियस आर है, उस बॉर्डर को बनाएंगे, इसके अंदर जो है वो क्यू इन है। इसको हमने और भी कुछ तरीकों से लिखा था, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आर लेस देन इक्वल टू आर, और आउटसाइड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, आर ग्रेटर देन आर। शर्त ये है कि यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज होगा तो ऐसा होगा, ये एक रिजल्ट है, ये हमें याद होना चाहिए। अब इसका उपयोग करते हुए हम कुछ सवाल करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो पहला सवाल देखते हैं हम, ये तो सब आपने पहले ही नोट कर रखा था, बस एक बार रिवाइज ही किया हमने। पहला सवाल ये है, स्फेयर जो है हमारा ऐसा है कुछ, स्फेयर जो है उसके थिकनेस है कुछ, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, और चार्ज जो है ऐसे वॉल्यूम में भरा हुआ है, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज की डेंसिटी हमको दे रखा है रो कूलम पर मीटर क्यूब। कहो तो चार्ज ही दे दूं टोटल, क्या चाहिए बोलो, चार्ज की डेंसिटी दूं कि चार्ज दूं? डेंसिटी अच्छी लगती है, ठीक है डेंसिटी दे दी। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। राइट इलेक्ट्रिक फील्ड as a function of distance from center। सेंटर से दूरी के फंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए हमें। ये जो शेल वाले कॉन्सेप्ट के सवाल हैं बहुत सारे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ये एक फेवरेट कॉन्सेप्ट है एग्जाम में पूछा जाने वाला, शेल और सॉलिड स्फीयर वाले सवाल। आंसर देखते लिखना होता है, लिख दिया होगा। आगे आंसर है, क्या चीज पूछ रहे हो, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है? कोई भी बता सकता है ये तो, ऑब्वियसली नॉन कंडक्टिंग है, बच्चा बच्चा जानता है, निश्चित ही नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चार्ज वॉल्यूम में ठहर जाए, वो तो लकड़ी की तरह है,
तैर के बाहर आ जाता है, अंदर तो रहता ही नहीं है। कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज ठहरता नहीं, उसकी सरफेस पर ठहरता है। आप लिख रहे हैं आंसर, हम देखिए सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी और R02 लेस देन R1। R1 के अंदर अंदर सब जगह पे E0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K रो इंटू 4/3 पाई R³ माइनस R1³ डिवाइडेड बाय R² इंटू RK। R1 से बड़ा, R2 से छोटा, ऐसा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K रो इंटू 4/3 पाई R2³ माइनस R1³ अपॉन R² इंटू RK। R ग्रेटर देन इक्वल टू R2, ऐसा आप लोगों ने लिख दिया होगा। सीधा सा था ये। बस जितने जितनी दूरी तक जाएंगे उसके अंदर अंदर कितना चार्ज है, बस वही देखना है। क्यू इनसाइड। जब मुझे यहां पता करना है, जब मुझे यहां पता करना है तो इसके इनसाइड 0 चार्ज है, इसलिए 0। जब मुझे यहां पर R लेके पता करना है तो इसके इनसाइड जितना चार्ज है वो लिख दिया। और जब मुझे यहाँ पे पता करना है तो इसके अंदर अंदर जो चार्ज है वो लिख दिया, और इस तरह का आंसर आ गया। ठीक है। R=R1 पे क्या होगा? R=R1 पे इसमें रख लो, R=R1 पे 0 आ रहा है तो 0। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, है ना? कोई समस्या नहीं, नोट कर लेना। कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, बैठो। कुछ कहना चाहते? कौन सा R1 का इक्वल? क्या चीज? R तो वेरिएबल है ना, वेरी कर रहा है वो। R1 पे पता करना चाह रहे हैं तो इसमें पुट किया, ये फॉर्मूला ना। R की वैल्यू R1 से लेके R2 के बीच पता करना है, तो R की जगह R1 यहाँ पुट कर देंगे। सही, अभी पहचान लिया तुमने। क्यों आ जाएगा? नॉन कंडक्टिंग है ना, नॉन कंडक्टिंग है ना, नॉन कंडक्टिंग, क्यों सरफेस पे आ जाएगा? यही तो डिस्कशन चल रहा था, इतनी देर से बोल रहा था। ठीक, दूसरा सवाल करते हैं हम, है ना? क्वेश्चन 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन। एक अब आप छोटे छोटे बना रहे ना, है ना? R1 रेडियस, R2 रेडियस,
R3 रेडियस। ये हमको दे रखी है शेल, यहाँ बीच में एयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है और बाहर एयर है। इसका चार्ज Q1 है, ये Q2 है, इसका Q3 है। थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल are given. शेल यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, और उनके चार्ज Q1 Q2 Q3 हैं। इसका Q1, इसका Q2, इसका Q3 कॉन्सेंट्रिक शेल है ये। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम करना है किसी भी डिस्टेंस r के ऊपर सेंटर से। बहुत ही सीधा सा सवाल है, सवाल पढ़ते ही लोग 2 मिनट में आंसर लिख देते हैं। हम्म, ये तो शेल है, तो इनके पास सरफेस ही है। शेल के पास तो सरफेस ही रहती है ना। हो गया ना। इनकी कोई थिकनेस नहीं है, एकदम पतली सी शेल है। सरफेस मतलब आउटसाइड होता है। स्पेन का सरफेस क्या आउटसाइड, बॉडी की सरफेस मतलब बॉडी की बाहर, आउटसाइड होता है। सरफेस से बताना मतलब आउटसाइड बताना होता है, ठीक है। तो सब लोग आंसर लिख ही चुके हैं, मिला लेते हैं। देखिए जरा ऐसा लिखा है कि नहीं। सबसे पहले E की वैल्यू 0 होगी, R की वैल्यू 0 से लेकर के R1 से कम तक। अब यहां पर आ जाते हैं, तो फिर होगी KQ1 अपॉन R² R के, R ग्रेटर देन इक्वल टू R1 लेस देन R2। फिर उसके बाद KQ1 प्लस Q2 अपॉन R², फिर R के, फिर R ग्रेटर देन इक्वल टू R2 लेस देन R3, फिर KQ1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन R² R के, और R ग्रेटर देन इक्वल टू R3। क्या आप लोगों ने यही लिखा है? तो सही लिखा है, यही आंसर है ना। कितना सीधा है ये। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। अब देखो है ना, भोले बच्चों को डराने के लिए, अब ये Q1 अंदर भी कुछ हो बाहर भी कुछ हो, है ना, बंटवारा कर सकते हैं। तो हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि इसकी कोई थिकनेस तो है नहीं। अंदर बाहर में कितना अंतर, कोई थिकनेस है ना, है नहीं। तो इसलिए कोई कहे कि अंदर वाली सरफेस पे इतना है, बाहर वाली पे इतना है, कितना भी टोटल बता दो कितना है, हमें तो टोटल चाहिए। अंदर बाहर मिला के टोटल Q1 है ये। तो ये कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो,
फिलहाल मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ इतना कहा है कि इसकी सरफेस, इस पे टोटल चार्ज Q1 है। वो दोनों सरफेस पे भी हो सकता है, एक सरफेस पे भी हो सकता है। सवाल जैसा आगे बनेगा सरफेस का भी हिसाब लगाएंगे आगे चल के, अभी नहीं लगा रहे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल। ऐसा नहीं बोला, हर शेल बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। तो ये वाली शेल भी पॉइंट चार्ज बन गई, ये शेल भी पॉइंट चार्ज बन गई, वो शेल भी पॉइंट चार्ज बन गई, तीनों मिला के टोटल पॉइंट चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वही आ रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो ये नहीं लिख पाएंगे, है ना। मैंने बोला था ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म की शर्त में ही है ये, ऐसा नहीं बोला। अभी ये बोला कि चार्ज एक ही तरफ हो कि दोनों तरफ हो, है ना, दो तरफ हो सकता है, एक तरफ हो सकता है, टोटल मिला के Q1 है ना। Q1 कैसे बटा हुआ है ये नहीं बताया, बट ना इसको यूनिफॉर्म ही रखना है, बस ये ध्यान रखना। तीसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में ये एक सॉलिड स्फेयर है, और इस सॉलिड स्फेयर में अपन ने एक केविटी बना दिया। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, ये है केविटी। और बाकी सब जगह चार्ज भरा हुआ है। चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, पर ये केविटी वाली जगह खाली पड़ी हुई। तो इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रो कूलम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर एक पॉइंट है केविटी के अंदर, P पॉइंट। तो सवाल ये है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अगर आपको लिखते वक्त किसी प्रकार के डिस्टेंस लिखने की जरूरत पड़े तो C1P, C2P ऐसे नाम इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। C1P, अगर वेक्टर लिखना है तो C1P वेक्टर, है ना। जो नाम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर में। ये वाली वैल्यू तो जीरो इस जगह पर है, इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, शेल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। निकाला ना वो सब एक्सप्रेशन आंसर में, देखो वो एरिया कौन सा डिस्टेंस पे आता है, R1 से R2 के बीच है, R2 से R3 के बीच है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ। देखो जरा, आ गया ना आंसर। देखो कितना आसान काम है।
जैसे ये हमसे पूछा गया है तो ये इक्विवेलेंट है इसके कि अगर एक पूरा स्फेयर होता प्लस एक छोटा स्फेयर होता, ये रो डेंसिटी का है तो ये प्लस रो का और ये माइनस रो का होता तो ये बन जाता। अगर पूरा स्फेयर रो डेंसिटी का मानते और उसमें ये माइनस रो डेंसिटी का यहाँ रख देते तो रो प्लस माइनस मिला के टोटल जीरो गायब हो जाता, चार्ज खत्म हो जाता, तो ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता। तो जो इसकी वजह से हमें लिखना है पी पॉइंट पर और इसकी वजह से भी लिखना है, तो इन दोनों के तो डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास, इसका नहीं है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा लिखा जा सकता है, दोनों की वजह से लिख लो और ऐड कर लो। अगर ये पूरा स्फेयर होता तो पी पॉइंट पर क्या होता है वो हम लिखेंगे। तो पूरा स्फेयर होता तो पूरे स्फेयर का हमारे पास पहले पेज पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? आगे चला गया, ये है ना, ये रहा, बढ़िया है फॉर्मूला। रो दे रखा है ना इसलिए, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला याद तो काम बनेगा, नहीं याद तो बैठे रहेंगे तो दूसरों के इधर उधर मुंह देखते रहेंगे कि तेरा है क्या, है ना। तो अभी इसमें ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया तो इसमें फॉर्मूला लिखेंगे हम, आर की जगह हो जाएगा C1P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस, अब हम इसके लिए लिखना चाहते हैं, ये भी छोटा स्फेयर है इसके लिए भी लग जाएगा फॉर्मूला सेम टू सेम, माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C2P, ऐसा हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, C1P माइनस C2P, इसको और आगे बढ़ाएं तो ऐसा लिख सकते हैं C1P प्लस PC2, इसको और आगे बढ़ाएं तो C1C2, C1P PC2 इज इक्वल टू C1C2। तो हमारा आंसर आ गया रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1C2, P तो गायब हो गया, P तो उड़ गया, यानी कि सारे पॉइंट पे एक जैसा हो गया, केविटी के सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा तो हो गया, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, तो C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल हो जाएगा ऐसे। ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू लाइन C1 C2, C1 C2 लाइन के पैरेलल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि केविटी में ग्रेविटी जैसा होता है, तो कौन सी केविटी, एक स्फेयर में स्फेरिकल केविटी, स्फेरिकल केविटी इन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, अब ऐसा होगा,
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के भीतर अगर स्फेरिकल कैविटी होगी तो फिर ऐसा होगा। ग्रेविटी जैसा बताते हैं अभी कैसे। ये आपने नोट कर लिया, अगले पेज पे बताते हैं। ये जो आपका आंसर मिल रहा होगा इसमें क्या नोट करना है? ये शीट का एक सवाल भी तो था आपका। हाँ बोलो। इस फॉर्मूले को देख के C1C2 ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, तो किसी वेक्टर को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के लोग ही तो आता है। पॉजिटिव नंबर को किसी वेक्टर से गुणा करेंगे तो डायरेक्शन तो वही रहती। हाँ देखा, माइनस रो लिखा है देखो। ये जो इसकी मूंछ बड़ी हो गई, अच्छा ये रो है ना, रो के आगे माइनस लगा हुआ है, मिक्स हो गया, माइनस इसकी मूंछ में चला गया। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, मर्ज हो गया तो। हाँ माइनस से लिखा था वो, ऐसे थोड़ा मर्ज हो गया वो। कुछ कहना चाह रहे हो? अभी बता रहे ना, ये तो आप लोग नोट करने का टाइम मांग रहे थे। हो गया नोट क्या? फिर बता रहा था मैं, अगले पेज पे। तो सबसे पहले हम जाने कि ग्रेविटी में क्या होता है। फिर हम बताएंगे ग्रेविटी में क्या होता है। ग्रेविटी में क्या होता है कि एक बॉल को रिलीज करते हैं तो नीचे गिर जाती है, एक बॉल को फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है, एक पेंडुलम को ऐसे लटकाते तो ऐसे ऑसिलेट करता है। ऐसा और बहुत कुछ बातें सर्कुलर मोशन की भी बताते हैं। अगर √5 g/r वेलोसिटी देते हैं, सर्कुलर मोशन पूरा होता है। ये सब ग्रेविटी में हमने रटा है, देखा है क्या होता है। प्रोजेक्टाइल नीचे गिरना, ऐसे चम करना, ये सब कुछ, वो सब कुछ कैविटी में भी होता है। ये जो कैविटी है इसमें ग्रेविटी जैसा है। अब इसमें ग्रेविटी जैसा है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस डायरेक्शन में। दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दिया तो वो एक बॉल की तरह ऐसे नीचे गिरेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा इसका, QE/m, जैसे एक बॉल नीचे गिरती है। अगर मैंने यहां पर एक पेंडुलम बांध करके चार्ज रख दिया ऐसे, तो ये पेंडुलम की तरह से ऑसिलेट करेगा। अगर मैंने चार्ज को कुछ वेलोसिटी ऐसे दे दिया तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, जैसे बिल्डिंग से नीचे फेंका हो वैसा हो जाएगा। बिल्डिंग से नीचे फेंका तो ऐसा कुछ हो गया, है ना? इस तरह का बात है। ये सब कुछ सर्कुलर मोशन करवाना हो, है ना, ऐसे सर्कुलर मोशन कराना हो तो √5 g/r की कंडीशन, ये सब कुछ ग्रेविटी में होता है, वही केविटी में भी हो रहा है। इसलिए बोला कि केविटी में ग्रेविटी जैसा होता है। यानी मुझे कोई भी ग्रेविटी का सवाल पूछना है तो मैं केविटी में पूछ सकता हूँ, है ना। जैसे मुझे डराना हो तो मैं इसमें प्रोजेक्टाइल का सवाल पूछ लूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को हमने इधर फेंक दिया, है ना, तो वो कितनी देर बाद टकराएगा, कोई भी बता देगा इसमें क्या, है ना। सब समझते हैं। C1C2 की डायरेक्शन में होगा, ये C1C2 है ना, इसके अलोंग होगा। तो दोनों को सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स आएगा,
अब वो चार्ज का साइन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उसके अनुसार उसका मोशन होगा, उस पर कोई भी सवाल बनाया जा सकता है। क्योंकि कोई भी सवाल हम कर लें, इसलिए वो स्टेटमेंट लिखा है कि केवीटी में ग्रेविटी जैसा होता है, दिमाग में सेटल है। केवीटी का सवाल देखते ही फिर ग्रेविटी की सारी प्रॉपर्टीज याद आ जाएंगी, फिर कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे हम, है ना, इसलिए लिखा था वो। आगे बढ़ता हूं मैं इसके। अच्छा, इसमें क्या तो समझ में आएगा, ये दिमाग में लिखो सीधा सीधा, वो लिख ही दिया ना स्टेटमेंट, तो केवीटी में ग्रेविटी जैसा तो समझा ही दिया, और इस डायग्राम को बना के तो कंफ्यूज हो जाओगे, याद भी नहीं रहा कुछ। देखो जो ज्यादा नोट्स बनाता है उसको फिर खुद ही समझने में ज्यादा टाइम लग जाता है, आधा पन्ना उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा तो आधा घंटा लग गया उसी में कि क्या लिखा था, कुछ समझाया था वहां पर, फिर उसी के चक्कर में फिर आगे आगे सवाल ही नहीं कर पाता। चैप्टर में से जाके चार चीजें लिख ली कि सर ने दो चार बात बोली थी, शेल के भीतर ये होता है, बाहर ये होता है, केविटी में ग्रेविटी जैसा होता है, ऐसे करके 5-6 स्टेटमेंट लिखे, सारे फॉर्मूले लिखे, छोटे सा पन्ना हो गया, जब चाहो तब पढ़ लिया, जब चाहो तब सॉल्व कर लिए, है ना, ऐसा कर लेते लोग। एक और सवाल जो करना चाह रहे थे हम, वो इसी पे ही जुड़ा था, एक तरह से इसी का दूसरा पार्ट मान लीजिए। ये तो अपन ने केवीटी बनाए रखी है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2। अब इनका रेडियस वेडियस भी देते हैं, इसका रेडियस A और इसका रेडियस B। अब यहाँ पर एक पॉइंट है P1 और यहाँ पर एक पॉइंट है P2। P2 बाहर है, P1 अंदर है, यहाँ पर ये केविटी है और इसकी डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है। ये रो कूलम पर मीटर क्यूब वाला है, ये हिस्सा केविटी का है। P1 P2 दो पॉइंट है, आपको वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 एंड P2। P1 P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कीजिए। सही कर रही, स्फीयर है और उसमें केविटी है, ठीक है, डायग्राम में डिस्क जैसा लग रहा होगा। ये सॉलिड स्फीयर है और ये स्फेरिकल केविटी है। हो गया, तो फिर मिला लेते हैं, छोटा सा सवाल है। देखो किसी भी पॉइंट पर लिखना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, रो की वजह से और माइनस रो की वजह से, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख करके वेक्टर एडिशन कर दो, आंसर आ गया। तो जब लिखनी है हमें P1 पर, तो P1 पॉइंट जो है वो इस बड़े वाले स्फीयर के तो अंदर आ गया, तो बड़े वाले स्फीयर के लिए तो फॉर्मूला लग जाएगा,
रो इंटू सी वन पी वन अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो आ ही गया। परंतु इस वाले के तो ये बाहर हो गया ना, तो इसके लिए तो फिर बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो k इंटू माइनस रो इंटू 4/3 पाई बी क्यूब अपॉन C2P1 क्यूब इंटू C2P1 वेक्टर। इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जैसे कि उसे सेंटर पे रख रखा हो। तो इसका टोटल चार्ज आ गया माइनस रो इंटू 4/3 पाई बी क्यूब, नेगेटिव वाला। तो के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए सॉलिड स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो। अब P2 वाले पे नंबर आता है, ये तो हो गया अपने पास P1 के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रो की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस रो की वजह से। तो रो की वजह से अपन को लिखना है P2 पर। तो अब तो दोनों पे एक ही फॉर्मूला लग जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई ए क्यूब अपॉन C1P2 क्यूब C1P2 वेक्टर प्लस माइनस रो इंटू 4/3 बी क्यूब अपॉन C2P2 वेक्टर। ठीक है, ऐसा हो गया। इसके आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आप सब लोगों का सही हो गया होगा, कुछ रह गया? हो गया ना? यहीं पर एकदम अच्छे से ध्यान से देख लो, ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े। क्यों इतनी मेहनत करें हम घर जाके? हूबहू एकदम बढ़िया से देखो कि कर क्या रहे हैं और उसी समय पकड़ लो। इसके लिए बढ़िया से नींद लेके आना चाहिए, बढ़िया भोजन करके आना चाहिए, एनर्जी से भरे होने चाहिए, अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, निराश नहीं होने चाहिए, और एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो फिर उसके बाद घर जाके मौज मस्ती करो। पर पकड़ में आके रो माइनस रो कुछ नहीं है। तो एक तेज बच्चा जो होता है ना, वो ऐसा काम करता है। भोला बच्चा ऐसे सोया रहता है और दिन भर मेहनत करता है, घर भी पढ़ता है, सब लोग उसको ना बुरा बोलते रहते हैं। वो मेहनत भी ज्यादा करता है और कुछ न कुछ छूट ही जाता है उसका, तो माइनस तो उसका पक्का होता ही। वो थोड़ी सी मेहनत कर जाता है, थोड़ा सा भूल जाता है, तो उसका कुछ टच करके आता है तो उसका माइनस मिल जाता है। फिर घर वाले लोग कहते हैं कि तेरे नंबर नहीं आते, क्या करता रहता है, क्या पढ़ता है तू, है ना? सब उल्टा पुल्टा होता है उसके साथ। तो इसका इलाज क्या है? कंसंट्रेशन से उसी समय जब बता रहे हैं ध्यान पूर्वक सीख जाओ। और जो तेज बच्चा वो ये करके खेलता कूदता है, करता है ना, ऐसे बच्चे होंगे आपकी क्लास में जो कम पढ़ते दिखते होंगे और उनके नंबर आ रहे होंगे, और कुछ बच्चे होंगे कहेंगे सर मैं तो बहुत पढ़ता हूँ फिर भी मेरे नंबर नहीं आते। हाँ ना, ऐसा होता है। हाँ, कहाँ पर लिखा ना केविटी का? तो क्या होगा, केविटी की वजह से नहीं बोल रहे अपन, इसको रो और माइनस रो में तोड़ रहे हैं। इसका तो डायरेक्ट आंसर नहीं बोल रहे हैं। इसको अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो चीज है ये इक्विवेलेंट है इसका, रो और माइनस रो।
इसको इसके बराबर बोल रहे हैं और इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो इन दोनों का मिला के है, किसी एक का नहीं बोल रहे हम। ये सवाल है। चार्ज डेंसिटी जो है वो आर का फंक्शन आ गई। तो आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सेंटर से डिस्टेंस की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना अपन। इसका चार्ज डेंसिटी जो है वॉल्यूम में चार्ज बटा हुआ है और रेडियस का फंक्शन है ये। रेडियस चेंज करेंगे तो चेंज होता जाएगा। हो गया। एन इज ए कांस्टेंट। सबने आंसर लिख दिया। देखो कैसे लिखेंगे। यहां से हमें आर डिस्टेंस के ऊपर लिखना है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो स्फेयर है उसको बहुत सारी शेल से मिलकर बना मान सकते हैं। हर शेल यूनिफॉर्मली चार्ज होगी। होगी कि नहीं होगी। हर शेल यूनिफॉर्मली चार्ज होगी क्योंकि एक रेडियस पर डेंसिटी। इसका मतलब हर शेल को पॉइंट कर सकते हैं बाहर पॉइंट के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि
ये जो कॉन्सेप्ट है इनसाइड आउटसाइड लग जाएगा। तो इसका आंसर हो गया के क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के फॉर आर लेस देन आर। अंदर वाले पॉइंट के लिए तो जो इसके अंदर अंदर आएगा उसका टोटल चार्ज कितना है ये पता करना है। बाहर वाली शेल का तो सबका अंदर जीरो होगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ये इस आर रेडियस के बाहर जितनी भी शेल आ रही है उन सबका तो जीरो हो गया, पर इसके अंदर वाली सारी पॉइंट चार्ज बन जाएगी। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया। बस उस फॉर्मूले में क्यू इन की वैल्यू निकालने का काम रह गया। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से एक्स रेडियस और डी एक्स थिकनेस का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं और इसका चार्ज हम क्यू इन निकाल रहे हैं। तो चार्ज डेंसिटी एक्स रेडियस होगी तो वहां एक्स रख देंगे, रो नॉट इंटू एक्स की पावर एन। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा 4 पाई आर एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की लिमिट 0 से लेके आर तक लगेगी। तो यहां से क्यू इन 4 पाई रो नॉट आर की पावर n प्लस 3 अपॉन n प्लस 3 आ जाएगा। क्यू इन की वैल्यू उठा के वहां रख देंगे। के 4 पाई रो नॉट आर की पावर n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये यहां से डिवाइड कर देंगे और k को भी लिख लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये कट जाएगा। तो रो नॉट अपॉन n प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर कहा गया कैप तो लगाना छूट ही गया। यहां पर n प्लस 1 बच गया, r की पावर n प्लस 1 इंटू आर कैप और r लेस देन r। ऐसा हो गया ना। इसको और अच्छा लिखे हम तो अच्छा लिख देंगे रो नॉट इंटू आर की पावर n इंटू आर वेक्टर अपॉन n प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लिख देंगे। n प्लस 1 में से एक वेक्टर इसको दे दिया, r वेक्टर हो गया। अच्छा, रो नॉट इंटू आर की पावर n को रो लिख सकते हैं, और सुंदर लगेगा। रो आर अपॉन n प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैंने लिख दिया अंदर वाले पॉइंट्स के लिए, फॉर्मूला एकदम छोटा सा दिख रहा है। रो आर अपॉन n प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर n की वैल्यू 0 होती तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट यूनिफॉर्मली चार्ज होता है ना। अब बाहर वाले पॉइंट के लिए लिख रहा हूं r लेस देन r का तो जवाब लिख दिया हमने। बाहर वाले में तो कोई खास बात ही नहीं। लिख दो। अब ई आउटसाइड बाहर लिखना है तो के क्यू बाय, तो क्यू लिखना है तो इसमें आर की जगह इंटीग्रेशन में 0 से आर तक लगा देंगे। 4 पाई रो नॉट
r की पावर n+3 डिवाइडेड बाय n+3 के क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू r के, ये आ गया फॉर r ग्रेटर देन r। ये आउटसाइड का लिख दिया भाई, ये इनसाइड का आ गया, भीतर इतना बाहर उतना, है ना। घुमा फिरा के एक ही फॉर्मूला, के क्यू इन अपॉन r स्क्वायर इंटू r के, डायरेक्शन लिखना चाह रहे हैं। सभी जगह शेल में ऐसे चल रहा है। ये जानकारी हो गई, आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, है ना। अब इसके बाद आता है फॉर्मली चार्ज्ड। होलो सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एक होलो सिलेंडर है, ये ऐसे इंफिनिटी तक जाता है। इसकी सरफेस पे चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस तरफ भी इंफिनिटी पे जाता है। तो एक इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, ऐसा एक होलो सिलेंडर है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम जान गए, अंदर 0 होता है। ये अच्छा सवाल है, ठीक। तो अंदर के सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाकर टोटल 0 होता है। क्यों होता है? अगर ऐसा मन में उत्सुकता है तो उसका तरीका है कि इंटीग्रेट करके निकाल लो, तो सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मान लोगे, फिर उन वायर का लिखोगे, फिर भी नहीं कर पाओगे। आगे चल के हम एक और अच्छा नियम बताएंगे, गॉस लॉ, उसका नाम लगा के ये तो तुरंत प्रूव हो जाएंगे। ये जो रिजल्ट है हम इसको दूसरी तरह से प्रूव करेंगे, इंटीग्रेशन के रास्ते से अभी करना नहीं चाहते हम। और जिसकी उत्सुकता ज्यादा है वो कर ले, कोई मनाही थोड़ी है ना। ऐसे पैरेलल इनफाइनाइट वायर हो गए, उन सब का लिखो, लिखते वक्त वेक्टर नोटेशन मत भूल जाना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, डायरेक्शन के साथ ऐड करना, फिर टोटल वेक्टर सम 0 आना चाहिए, देखना आ जाएगा, या ये आंसर ही भा जाएगा। तो ये अपन ने बताया, इसके भीतर भीतर तो 0 हो गया, और आउटसाइड का फॉर्मूला देखो कितना आसान है, 2k लैम्डा बाय आर।
2k lambda upon r perpendicular cap, 2k lambda by r perpendicular into r perpendicular cap. ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का होता है ना, ऐसा आ गया 2k lambda by r. तो एक वायर का जैसा होता है वैसे ही सिलेंडर का होता है बाहर वाले पॉइंट के लिए. अब ये लेमडा कहाँ से लाएं? तो लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो ऊपर लिखेंगे चार्ज, नीचे लिखेंगे लेंथ. तो इससे आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ. अब चार्ज कैसे लिखें? मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है एल. वैसे तो बहुत है पर इस डायग्राम में एल दिख रही है, एल ले लिया. तो चार्ज निकालेंगे सिग्मा इंटू 2πr_l अपॉन एल. तो सिग्मा इंटू 2πr. तो लेमडा की वैल्यू हटाना चाहते हो तो सिग्मा इंटू 2πr से हटा देना. आर परपेंडिकुलर क्या है? इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. जहां भी मालूम करना हो, जैसे यहां से यहाँ एक्सिस के परपेंडिकुलर है इसलिए इसको आर परपेंडिकुलर कह दिया. इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा. इसकी वैल्यू 2k lambda अपॉन आर परपेंडिकुलर के बराबर. तो इन्फिनिटी लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, होलो सिलेंडर अगर होता है तो उसके भीतर 0, बाहर एक वायर वाला. ठीक है, ऐसा रिजल्ट आया, ऐसा हम जान गए. ये नोट हो गया. ठीक है, अब सॉलिड सिलेंडर. नहीं मानते. अब सॉलिड सिलेंडर आ गया. ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है. आर रेडियस का, इनफाइनाइट लेंथ का. इसका चार्ज डेंसिटी दिया हो अपन को रो कूलम पर मीटर क्यूब. रो कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज डेंसिटी दिया है. अब इसका तो आप लोग ही लिख देंगे, इसमें क्या रखा है, लिखो जरा. ये ऐसे इंफिनिटी तक जाता है. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं हम अलग अलग जगह, सब जगह ही, इसके भीतर इसके बाहर. सबने लिख दिया होगा. लिखने में क्या था ही क्या, सीधा सीधा लिख दिया. 2k lambda in अपॉन आर परपेंडिकुलर कैप. ये दोगे इनसाइड 2k lambda
अपॉन आर परपेंडिकुलर कैप, आर लेस देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। यहाँ आगे बस इतना ही काम करना था। 2k लेमडा बाय आर, एक ही तो फॉर्मूला है, बस लेमडा का वैल्यू पुट करना है बस। अगर मुझे भीतर के किसी पॉइंट पर यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर पता करना है, तो इसके अंदर अंदर जो सिलेंडर में आएगा हिसाब, वो लेमडा इन का हिसाब बनेगा। तो इसका लेमडा इन लिख रहे हैं हम, लेमडा इन टोटल चार्ज। तो ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ, लेमडा इन का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन लेंथ। तो इसका चार्ज हम लिखेंगे रो, इसकी डेंसिटी हो गई, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एल। तो जो आर स्क्वायर वही आर परपेंडिकुलर है, तो यहां से आ गया रो पाई आर स्क्वायर। तो अब इनसाइड वाला फॉर्मूला लिखेंगे 2k रो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू आर के। अब ये वाला एक आर कट जाएगा, के को 4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे 1/, तो ये कट के रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर आ जाएगा इनसाइड में। इसका फॉर्मूला अंदर वाले पॉइंट पर रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ जाएगा। चाहे तो 2k लेमडा इन अपॉन आर परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला उसे लिख लो। आर परपेंडिकुलर मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आने वाला आर। आउटसाइड वाले में लिखना है ये वाला आउटसाइड में लेमडा, तो ये रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एल, तो रो पाई आर स्क्वायर आ गया। तो आउटसाइड वाले में तो आ जाएगा 2k लेमडा आउटसाइड रो इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर कैप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे तो पहले प्रोपोर्शनल फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, E प्रोपोर्शनल टू आर, E प्रोपोर्शनल टू 1/r, R इक्वल टू आर पे ऐसा हो रहा है। तो सॉलिड सिलेंडर का भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीख लिया, सीधा साधा है, उसमें है क्या, 2k लेमडा बाय आर लिखना है, कोई भी लिख देता है कि नहीं। हाँ सही कह रही हो, स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल, E प्रोपोर्शनल टू आर, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है भाई। ये हाइपरबोला, ठीक है, फॉर्मूले की जानकारी हो गई, फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूले और ऐड हो गए, स्टेटमेंट कितने फॉर्मूले हो गए, काफी हो गए ना। अभी तो और बहुत सारे करने हैं। ये चैप्टर जो है स्टेटमेंट और फॉर्मूलों से भरा हुआ है, जिसको याद फटाफट करेगा। देखो लेमडा इन क्यू इन, ऐसे तो दो परिवार तो समझ में आ रहे, सिलेंडर परिवार और स्फेयर परिवार। स्फेयर वाली एक कैटेगरी है, सिलेंडर वाली एक कैटेगरी है, क्योंकि वायर और सिलेंडर एक एक कैटेगरी में जाते हैं, और पॉइंट चार्ज और स्फेयर एक कैटेगरी में चले जाते हैं। बीच में ये डिस्क विस्क आ जाती है, हाँ डिस्क रिंग, दो चार चीजें तो है भाई, सबका याद रखो, फटाफट लगाओ।
और बढ़िया बढ़िया नंबर आते हैं फिर। हो गया, फार्मूला लगा दिया, अच्छा अच्छा लगता है ना। तो आप लोगों ने फार्मूला वार्मूला याद किए थे क्या आज? मैंने पूछे नहीं आज वैसे, अब मैं कल पूछ लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करके आएंगे बताओ ये मुझे। एक डीबीपी करेंगे। घर जाके क्या करो, सो जाओगे जाके? अच्छा, एक डीपीपी और दूसरा कुछ बोलो। एचसीवी में कितने साल के हैं? अब तो उसमें और सवाल है क्या करने लायक? ऐसा करना कि उसमें ना 10 सवाल और एचसीवी में कर लेना। ठीक है, पोटेंशियल वगैरह आए तो उसका कोई पार्ट छोड़ देना, बाकी सवाल कर लेना। एक डीपीपी हो गया ना।